वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड। आज 2 फरवरी 2022 है। हमारे टेबल के ऊपर है 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। दोस्तों, इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी वाया सोशल मीडिया तो ये रहा हमारा इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर का अकाउंट। एंड यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ माय लेक्चर फ्रॉम टेलीग्राम। ये है मेरी टेलीग्राम की चैनल। मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए चेकआउट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। मेरी 2 चैनल्स हैं, एक है एजुकेशन, एक है फॉरएवर। प्लीज मेक श्योर कि आप इन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन। याद रखिए, आप इस सीरीज के ब्रांड एम्बेसडर हैं तो दूसरे स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में A to Z डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो एक वीडियो हमारी चैनल पर अवेलेबल है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक सिविल सर्विस के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। FPJ का ये आर्टिकल है। नाउ डियर फ्रेंड्स, सेंट्रल बायस यानी कि एक तरफ झुकाव, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपने पक्ष में सारी चीज़ों को रखना और राज्यों के साथ जो उनका व्यवहार है उसमें एक कमी नज़र आती है। इसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया। काफ़ी इंटरेस्टिंग इसके पॉइंट्स हैं। अब 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे और जब वो बनने वाले थे उस टाइम पर भी कैंपेन के दौरान और बन गए उसके बाद भी उन्होंने ये वादा किया था कि वो मेक श्योर करेंगे कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को वो बूस्ट करेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यानी कि हमारे देश का जो ढांचा है ये संघीय ढांचा है, सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट्स हैं। तो दोनों जो है वो मिलकर एक दूसरे के साथ काम करेंगे, कोऑपरेशन होगा। ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा ताकतवर आप कमज़ोर, ऐसा नहीं। दोनों इक्वल लेवल पर दोनों मिलजुल कर काम करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम जब ये दोनों कह रहे हैं तो दोनों एक ही हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री। अगर हमारे देश के 25 राज्य ऐसे हैं जो काफ़ी डेवलप्ड हैं और बाकी के राज्य और यूनियन टेरिटरीज जो हैं वो काफ़ी अनडेवलप्ड हैं, तो क्या हम हमारे देश को डेवलप्ड देश कह पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं। तो इस चीज़ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना पड़ता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश के जो काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो आज भी ऐसा लगता है कि 20th सेंचुरी, जो अर्ली 20th सेंचुरी और लेट 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में रह रहे हैं। ऐसे सिचुएशन आज भी हैं, इसलिए हमारे देश की। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी या फिर नरेंद्र मोदी साहब ने उस टाइम पर जब वादा किया तो लोगों के अंदर एक नई आशा पैदा हुई, क्योंकि 2001 से 2014 तक नरेंद्र मोदी साहब जो हैं ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। तो लोगों को ये लगा कि क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर हैं और बीजेपी के पार्टी के चीफ मिनिस्टर थे और सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 10 सालों के लिए मनमोहन सिंह साहब की या फिर यूपीए की सरकार थी, तो मोदी साहब ने कई बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में ये बताया है कि एक प्रकार का बायस जो होता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी, क्योंकि हमारी पार्टी है तो हमारे ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन उनको याद रखना चाहिए कि गुजरात के लोग जो हैं वो भी भारत के ही लोग हैं, तो ऐसा ना हो, पक्षपात ना किया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो लग रहा था कि ऐसा उनके समय में देखने को नहीं मिलेगा। कुछ पॉइंट्स की बात करें तो हाँ, डेफिनेटली उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जैसे कि जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इतने पैसे जो हैं वो आपको ट्रांसफर करने चाहिए, जो टोटल टैक्स में से पैसे आते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है और फिर उसका एक परसेंट जो है वो सभी राज्यों में बांटा जाता है। तो पहले ये कुछ 32% था। मोदी साहब के टेन्योर में 14th फाइनेंस कमीशन है उसका रिकमेंडेशन आया कि इसको इंक्रीज किया जाए, राइट। 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 32 में से इसको 42 कर दीजिए। तो इस चीज़ को पीएम मोदी साहब की जो सरकार है उन्होंने अप्रूवल दे दिया, इसका इम्प्लीमेंटेशन किया। तो ये एक अच्छी बात है, नो डाउट। इसकी एक और बात बताऊं, 15th फाइनेंस कमीशन ने 41% जो हैं वो सभी राज्यों के लिए और 1% जो हैं, टोटल वैसे भी 42 ही हैं आज भी, लेकिन ये 1% जो है वो स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के लिए रखा है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 2022 से
आप समझ लीजिए कि 2025-26 इतने ये सारे जो 5 फाइनेंशियल ईयर्स हैं इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी की प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की सरकार ने। दूसरे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत एक कॉम्पिटिटिवनेस, और दिस इज लाइक कट थ्रोट कॉम्पिटिटिवनेस चल रही है कि बीजेपी के राज्यों को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट, दूसरे राज्यों को उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें भी कई बार न्यूज़पेपर्स में हमें पढ़ने को मिलती हैं। अब कुछ ऐसे लॉज के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो एक है सेसेस और सरचार्जेस इन सेंट्रल टैक्सेस। अब सेसेस और सरचार्जेस में ऐसा है दोस्तों कि इसमें जो भी पैसा मिलता है ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। ये पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करती है। और अगर टोटल रेवेन्यू जो है देश का उसमें कमी है, जो टैक्स कलेक्शन है वो अगर कम हुआ है, लेट्स से इकोनॉमिक ग्रोथ इतना अच्छा नहीं हुआ और दूसरे रीजंस की वजह से, लेकिन सेसेस और सरचार्जेस के जो पैसे हैं, मीन्स वो जो लेट्स से मैं एक एग्जांपल ही दे देता हूं आपको। मान लीजिए कि 100 रुपये मिले टोटल, राइट। हर साल कुछ 150 मिलते थे, लेकिन इस साल रेवेन्यू सिर्फ 100 रुपये मिला। लेकिन सेसेस और सरचार्जेस जो हैं वो सरकार ने इस टाइम पर भी 25 रखे थे और इस टाइम पर भी टोटल 25 रुपीज़ मिले हैं। तो क्योंकि अब पैसे कम मिले हैं, पहले ये 150 जो हैं उसका 42% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, अब 100 का 42% डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो कम पैसे होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेस के 25 रुपये भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, नहीं, ये तो अपने पास ही रखेगी। और कभी अगर शॉर्टेज है तो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, 26, 27 ऐसा। आई होप आप समझ गए होंगे, एक रफ एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। तो इस चीज़ को लेकर कई बार तनाव होते हैं, राज्य सरकार की ये कंप्लेन होती है कि आप तो सेसेस और सरचार्जेस से आप तो पैसे कलेक्ट कर लेंगे, आप तो एक्स्ट्रा, अगर आपको थोड़ी बहुत गैप है तो आप वो गैप जो है वो फुलफिल कर लेंगे, हम क्या करें। फिर लेबर कोड जो है सरकार नया लेबर कोड लेकर आई, तो इसको लेकर भी बहुत सारे राज्यों ने इश्यू क्रिएट किया था कि लेट्स से ओवर टाइम के बारे में, ओवर पे के बारे में, हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ जुड़े हुए जो रूल्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया था। फार्म लॉज के बारे में आई एम श्योर यू नो इट वेरी वेल कि किसानों ने आंदोलन किया और लगभग 1 साल के बाद फाइनली सरकार को ये लॉज जो है उनको डिलीट करना पड़ा, उनको हटाना पड़ा। कुछ दिनों पहले भी हमने सेंट्रल डेप्यूटेशन के बारे में बात की थी। आज भी ये आर्टिकल जो है ये सिविल सर्विस के साथ ही जुड़ा हुआ है। और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि आरपीएससी, केरला पीएससी, एचपीपीएससी, जो भी अलग अलग राज्यों की एग्ज़ाम होती हैं, तो आप सभी के लिए ये टॉपिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब भारत सरकार का जो प्रपोजल है उसमें पहला प्रपोजल ये था कि सभी राज्यों को मैंडेटरी कुछ संख्या, कुछ ऐसे नंबर्स जो हैं, सेंट्रल जो आईएएस ऑफिसर हैं या फिर ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स, जिसमें आईएएस, आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ध्यान रखिए फॉरेस्ट, राइट, फॉरेन सर्विस नहीं है, दिस इज फॉरेस्ट सर्विस। तो ये आज हमारे देश में ये 3 सर्विसेज जो हैं इनको हम एआईएस यानी कि ऑल इंडिया सर्विस कहते हैं। तो कुछ आंकड़े, कुछ नंबर्स जो हैं वो आपको साइड में ही रखने हैं। जब चाहे तब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इनको सेंट्रल डेप्यूटेशन में ले लेगी। 40% जितनी वैसे भी जो टोटल स्ट्रेंथ होती है उसका 42% वैसे भी राज्य सरकारें जो हैं वो सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए ऑफिसर्स को साइड में रखती है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि बहुत सारी हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ में वैकेंसीज हो गई है। और इसके पीछे एक दूसरा रीज़न जो है वो ये है कि बहुत सारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो हैं वो सेंट्रल डेप्यूटेशन में जाना नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ इन जनरल वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। द सेकंड सोर पॉइंट इज अनदर अमेंडमेंट दैट एम्पावर्स द सेंटर टू डिमांड द डेप्यूटेशन ऑफ सर्टेन ऑफिसर्स इन स्पेसिफिक सिचुएशन। जो नया बदलाव सरकार ने किया है तो इसमें यह है, जब मैं कहता हूँ सरकार, आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसमें यह है कि सरकार को अगर कुछ लोगों की ज़रूरत है कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में, तो राज्यों को कहेगी कि आप फटाफट इस चीज़ को तैयार कर दीजिए। और अगर एक निर्धारित समय के अंदर राज्य सरकारों ने कोई डिसीजन नहीं लिया तो ये माना जाएगा कि राज्य सरकार की ऑटोमेटिकली हाँ ही है।
तो ये नियम आने की वजह से सिचुएशन ये हुई कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक ताकत है ऑफिसर्स को राज्य से ले लेने की, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और फिर होगा ये कि टॉप लेवल के अगर ऑफिसर्स हैं, किसी चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी हैं, तो उनको आप इलेक्शन के टाइम पर या फिर कोई इम्पोर्टेंट समय पर, जब राज्य के लिए कोई इंपॉर्टेंट समय चल रहा है, कुछ पॉलिटिकल चीज़ें वहाँ पर चल रही, कोई इंपॉर्टेंट बिल आने वाला है या फिर राज्य का बजट आने वाला है, जो भी है, ऐसे समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे, आई एम जस्ट सेइंग, ऐसा हो सकता है। इसलिए ये चिंता का विषय है कि ऊपर बीजेपी की सरकार है सेंट्रल लेवल पर, और लेट्स से कि किसी जगह पर कांग्रेस की सरकार है। अब इनकी राइवलरी तो आप जानते ही हैं, ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अगर ये बिल पास कर देगा इस राज्य में, तो एक ऐसी बड़ी बात हो जाएगी कि फिर वो चीफ मिनिस्टर जो है वो आने वाले और 10 सालों के लिए उस राज्य के ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। और ये लगता है कि अगर ये तो बहुत ही पॉलिटिकली नेगेटिव मूव है, मीन्स बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, बीजेपी के लिए नेगेटिव। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ ऑफिसर्स को फिर यहाँ पर ले ले और वो फिर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर एक इम्पैक्ट आ जाए। तो ये एक चिंता का विषय है। ओवरऑल ये प्रॉब्लम इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि ऑफिसर्स की काफ़ी शॉर्टेज हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? हायर रिक्रूटमेंट, ज़्यादा यूपीएससी की जो एग्ज़ाम्स हैं, तो एग्ज़ाम जो हैं उसमें ज़्यादा लोगों को रिक्रूट किया जाए। दिस इज़ वन थिंग दैट वी कैन डू। दूसरी चीज़ के जो लेटरल एंट्री है उसमें भी एक इंक्रीज़ किया जाए, और जो आज के समय में राज्य सरकारें और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो एक विश्वास की कमी है, उसको डायलॉग, डिस्कशन और एक्शन से फिर से रिस्टोर किया जाए। ये चीज़ करनी होगी दोनों को। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें स्टैंड लेना होगा, फर्स्ट स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, और राज्य सरकार को ऑन बोर्ड लेकर जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो संघीय ढांचा है, उसको और कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रकार का नया नियम वो लेकर आए हैं, जिससे राज्यों का विश्वास जो है या फिर राज्य जो है वो अलर्ट मोड में आ चुके हैं। डिलीवर इक्विटी, पायोनियर का ये आर्टिकल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया रूल निकाला है। एक महिला कैंडिडेट अगर 3 महीने से ज़्यादा वक्त के लिए प्रेग्नेंट है, अगर उस महिला की प्रेगनेंसी जो है वो 90 डेज से ज़्यादा है लेट्स से, तो उस महिला को एम्प्लॉयमेंट के लिए टेम्पररली अनफिट माना जाएगा कि ये महिला जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए अनफिट है। फिलहाल इस महिला की ट्रेनिंग, इस महिला की जॉइनिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो अभी नहीं हो सकती। हाँ, प्रेगनेंसी के बाद pregnant candidates could join the bank within 4 months after delivery। तो यहाँ पर SBI, यानी कि SBI अब किसकी बैंक है? SBI कोई प्राइवेट कंपनी की बैंक है? नो, SBI रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप SBI में खाता क्यों खुलवाते हैं? हम कौन सा शब्द का इस्तेमाल करते हैं? हम कहते हैं ये सरकारी बैंक है, इसके ऊपर हमें भरोसा है। तो सरकारी बैंक से हम यही अपेक्षा रखते हैं कि वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रही है, इन रियलिटी सरकार को ही रिप्रेजेंट करती है, और हमारी यही अपेक्षा होती है कि वो समाज के हित के लिए काम करें। अब जस्ट इमेजिन कि कोई बैंक ऐसा नियम निकालती है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट के लिए अनफिट हैं, टेम्पररली अनफिट हैं। फिलहाल आप फिट नहीं हैं, आपकी प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए और उसके 4 महीने के बाद आप बैंक में ज्वाइन होना चाहते हैं, देन यू कैन कम। ये उन कैंडिडेट्स की बात है जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, इंटरव्यू सारी चीज़ें क्लियर कर ली, फिर पता चलता है कि ये तो प्रेग्नेंट है, तो फिर ट्रेनिंग और सारी चीज़ें जो है वो फिर बाद में होगी आपकी। अभी आप घर जाइए और आपका जो ऑफिशियल ज्वाइनिंग है वो आपकी प्रेगनेंसी के 4 महीने के बाद ही काउंट किया जाएगा। तो 9 महीने और ऊपर से 4 महीने, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 1 साल और 1 महीना। अब जस्ट इमेजिन, ये जो नियम बनाने वाले लोग हैं, आई एम श्योर ये नियम बनाने वाले लोग जो हैं वो उम्र में थोड़े बड़े होंगे। आई थिंक 50 प्लस होंगे। दिस इज जस्ट माई एजम्पशन, 50 प्लस।
उनकी तो बेटियां होगी, राइट, उनके घर में शायद उनके बेटे की कोई बहू भी होगी, तो वो प्रेग्नेंट अगर होगी और वो कहीं पर जॉब करने के लिए जाती हैं और अप्लाई करने के लिए जाती हैं और फिर वहाँ पर ये बताया जाता है कि यार आप तो प्रेग्नेंट हैं, तो आप तो अनफिट हैं काम के लिए, आपको तो बाद में, तो उनको कैसा फील होगा? दिस इज़ अ रिडिक्यूलस लॉ, लेट मी टेल यू, राइट। ये बहुत ही पेट्रियार्कल भी नहीं कहूँगा, आई वुड से कि दिस जिन्होंने भी ये रूल बनाया है उनको ग्रास रूट रियलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है शायद, या फिर अपने परिवार के बारे में कुछ सोचते नहीं है, दूसरे मीन्स अपने ही परिवार के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार में कभी झाँक कर नहीं देखा कि भाई एक समय पर मेरी मदर भी प्रेग्नेंट थी इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ, और मेरी बीबी भी प्रेग्नेंट थी, और मेरी बहन भी होगी, मेरी फ्रेंड भी होगी, तो ये कोई क्या कोई ऐसी बात, कोई क्राइम है? दिस इज़ अ नेचुरल थिंग। तो यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि मैटरनिटी बेनिफिट्स जो हैं वो आपको देने पड़ेंगे ना, ये फिर आपको ना देने पड़े। और डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज़ और महिला के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने इस रूल का, सो कॉल्ड रूल का बहुत ही विरोध किया है। और क्यों ना किया जाए, क्योंकि ये एक प्रकार से भेदभाव पैदा करता है, ये एक प्रकार से पक्षपात पैदा करता है, और प्रेगनेंसी को एक प्रकार की डिसेबिलिटी के तौर पर देखा जाता है, विच इज़ वेरी अनफेयर। मुझे पता नहीं कौन सा वो देश था, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आई थिंक इट वाज इटली, एंड न्यूजीलैंड में भी ऐसा हुआ है एज फार एज आई नो, आप देख लीजिएगा। बट आई विल टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि वहाँ की जो पार्लियामेंट है, तो वहाँ की पार्लियामेंट में वहाँ के एमपी और शायद जो प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड की, उनके साथ भी हुआ था, बट एनीवे, तो पार्लियामेंट में अपना जो महिला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अपना जो नवजात शिशु हैं, जो छोटा बच्चा है, उसको लेकर भी पार्लियामेंट में जा सकती हैं। तो यू कैन इमेजिन कि मीन्स जिस देश में ये चीज़ अलाउड है तो कितना एक पॉजिटिव सिग्नल आप भेज रहे हैं कि एक महिला जो होती है, राइट, जब वो प्रेग्नेंट होती है, जब उसको बच्चा होता है, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ऑफ कोर्स आप जितना भी उसको सपोर्ट कर सके उतना कीजिए। कई बार सिकनेस होती हैं तो उनको फ्लेक्सिबल आवर्स देना, ये सारी चीज़ें सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो कंपनी कर रही, नहीं, ये एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसे रूल्स, मीन्स रूल्स की भी क्या, जस्ट यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो वो सुबह उनको लेट्स से सीकनेस हो रही है, तो फिर आप उनको शाम का काम दे दीजिए कि भाई मैडम आप जब को शाम को फील अच्छा हो आप तब काम स्टार्ट कर दीजिएगा। हम आप पर भरोसा करते हैं कि आप अपनी जो 8 आवर्स की शिफ्ट है वो कभी भी स्टार्ट करेंगे शाम को, और आप इन्फॉर्म कर देंगे कि अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ, इस टाइम पर ब्रेक लूँगी और इस टाइम पर मैं काम ख़त्म कर दूँगी। तो दिस आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू। और बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनीज़ हैं जो ऐसा करती भी है, लेकिन सरकारी कंपनीज, सरकारी बैंक्स जब ऐसे स्टैंड लेती हैं तो ये एक बहुत ही नेगेटिव सिग्नल जो है वो पूरी दुनिया में जाता है। ये जो एसबीआई का रूल है ये कहीं ना कहीं यही कह रहा है कि आप प्रेग्नेंट मत होइए, अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो आप फैमिली प्लानिंग और इन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपका जो पर्सनल अधिकार है, आपका जो एक ह्यूमन बीइंग अधिकार है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये जो रूल हैं, इस जॉब के रूल जो हैं, आपकी जो भी XYZ सैलरी है उसके लिए आप सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ कर दीजिए। इंडियन मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 एंड द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2021 प्रोटेक्ट ए वुमेन्स राइट रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड प्राइवेसी, कि महिला को अपनी जो प्रेगनेंसी है उसके बारे में कंपनी को इन्फॉर्म करना नहीं करना वो उस महिला की चॉइस है, और प्रेगनेंसी के साथ जुड़े हुए जो उनके अधिकार हैं उसकी भी रक्षा करते हैं हमारे नियम। लेकिन अब हमें चाहिए कि हम इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करें। द एम्प्लॉयर कैन नॉट ऑल्सो रिवोक हर अपॉइंटमेंट इफ द कैंडिडेट्स प्रेगनेंसी इज डिस्कवर्ड आफ्टर शी गेट्स द जॉब। अगर उस महिला को जॉब मिल गई और उसके बाद पता चलता है कि ये जो महिला है, ये जो वर्कर हैं, ये प्रेग्नेंट हैं, तो आप उनको निकाल नहीं सकते। और हमें हमारे देश में ऐसे लॉज बनाने पड़ेंगे कि अगर कोई ऐसी चीज़ करता है तो फिर उस व्यक्ति के खिलाफ एक स्टैंड लिया जाए, उस व्यक्ति को सज़ा दी जाए। वी हैव टू सेट एन एग्जांपल, और पॉजिटिवली सभी को एज अ ह्यूमन बीइंग आई थिंक कंपनीज को ये सोचना चाहिए। आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो थोड़ा प्रॉफिट जो है वो आपको
ऐसी चीज़ों के लिए भी साइड में रखना पड़ता है। दैट्स हाउ बिजनेसेस शुड रन। ऐसा नहीं है कि सारा प्रॉफिट जो है वो आप हड़प ले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक कल्चर तो है ही हमारे देश में कि ज़्यादातर कंपनीज में, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, शायद मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सही हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर कंपनीज में, सभी नहीं, अगेन दोस्तों सभी कंपनीज में ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज में जो हैं वो इंसानों को जो है ना वो उनका खून चूस लेती है कंपनी। इतना काम करवाते हैं और इतना इनह्यूमन उनके साथ बिहेवियर होता है, इतना स्ट्रेस और प्रेशर क्रिएट होता है। वरना काम करने में क्या प्रेशर और क्या स्ट्रेस, अगर एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए तो आपका जो वर्कर है वो आपको बेस्ट क्वालिटी वर्क देगा। लेकिन बहुत कम लोग इस चीज़ को समझते हैं। लोगों को ये लगता है कि अगर बॉस ऑफिस में आए और सब लोग डर जाए तो बॉस को कहीं ना कहीं अंदर उस व्यक्ति का जो घमंड है ना वो सेटिस्फाई हो जाता है कि मैं तो यार बॉस हूँ। यू आर नॉट यू आर अ बॉस, यस यू आर अ बॉस, यू आर नॉट अ लीडर। लीडर जो है वो इंस्पायर करते हैं, बॉस जो है वो दादागिरी करते हैं। तो अगर आप कभी भी फ्यूचर में कोई कंपनी खोले तो मेक श्योर कि आप एक अच्छे लीडर बने, ना कि एक बॉस। मूविंग ऑन, स्टे जस्टिस पायनियर का एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज अगेन अंडरलाइंड द नीड फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कि जो कोर्ट की कार्यवाही है उसको लाइव दिखाया जाए, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी यूट्यूब और सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हों। तो इससे क्या होगा, लोग जो हैं वो घर बैठे, जैसे हम हमारी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखते हैं ना, वैसे ही हम घर बैठे देख पाएंगे कि मेरे राज्य की हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, राइट, कौन कौन से केसेस के ऊपर क्या क्या स्टैंड लिए गए। फिर जजेस और लॉयर्स के ऊपर भी लोग जो हैं वो नज़र रख पाएंगे, और इस तरह से लोग के साथ जुड़ी हुई अवेयरनेस जो है वो भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा आएगी। आज हमारे देश में 5 ऐसी हाई कोर्ट्स हैं जो अपनी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो रिकॉर्ड करवाती हैं, और ये यूट्यूब और दूसरी कोर्ट्स की वेबसाइट्स जो हैं, इनकी कंसर्न वेबसाइट्स इसमें अवेलेबल भी हैं। लास्ट जून ई कमिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने एक अनाउंसमेंट दिया था कि ये जो लाइव स्ट्रीमिंग और कोर्ट प्रोसीडिंग हैं उसके कुछ रूल्स जो हैं, इनको ड्राफ्ट रूल्स जो हैं उनको अनाउंस किया था। अब हमारे देश में टीवी जो है वो हम सीरियल, सिनेमा, न्यूज़, दूसरे प्रकार के एंटरटेनमेंट्स एक्सेट्रा इन सारी चीज़ों के लिए देखते हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखना जो है वो अभी हमारी उतनी आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये एक अच्छी आदत भी लोगों की बन सकती है। करोड़ों केसेस पेंडिंग है ना हमारे देश में, और हमेशा यही कंप्लेन होती है कि जजेस की वैकेंसी कम है, लोग ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब पूरा देश नज़र रखेगा और जब लोगों को पता होगा, वैसे तो ओपन कोर्ट्स हैं, आप कभी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स, मोबाइल बंद रखना, ये वो एक्सेट्रा, लेकिन आप किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं। लेकिन जब ये आज के ज़माने में, मीन्स आज हम जाने की क्या ज़रूरत है, फिजिकली वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जज को जाने की ज़रूरत है, वकील को जाने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे लोगों को जाने की ज़रूरत है वहाँ पर, लेकिन हमें जाने की ज़रूरत, हम घर बैठे अगर चीज़ों को देख सके तो वहाँ पर जाने की क्या ज़रूरत। तो आज के ज़माने में मैं तो मानता हूँ कि ये चीज़ होनी ही चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जैसे कि निर्भया वाला केस, सबरीमाला वाला केस, अयोध्या वाला केस, कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी या फिर मैरिज के साथ जुड़ा हुआ कोई डिस्प्यूट है, तो इसमें कुछ प्राइवेसी की आवश्यकता रहेगी। हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी, एस्पियोनाज, इन सारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई अगर बातें हैं तो फिर ऑफ कोर्स उनको पर्दे के पीछे ही डिस्कस किया जा सकता है, उनको देश के सामने या फिर सभी लोगों के सामने डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कुछ केसेस जो हैं वो डेफिनेटली हमें इसके बारे में कुछ प्रॉपर रूल्स बनाने होंगे, राइट। ये जजेस फिर फाइनली तय कर सकते हैं कि इसको लाइव या फिर इसका रिकॉर्डेड प्रोसीडिंग्स जो है वो दिखाना है। अगर दिखानी है चीज़ें तो कौन कौन सी चीज़ें दिखानी है, इसमें भी एडिटिंग हो सकता है ना, कि ज़रूरी नहीं अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं विक्टिम को, तो उन सारी चीज़ों को आप एडिट कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं या फिर उनको ब्लर किया जा सकता है, ऐसा कुछ किया जा सकता है। कुछ ऐसे नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़े हुए केसेस हैं तो उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो लिमिटेड लोगों के पास ही होगी, बाकी लोगों को पता नहीं होगा कि क्या क्या बातें हुई। तो ऐसा सेटअप हमें करना पड़ेगा। और कई बार जो विटनेस हैं, जो गवाह है, तो उसकी आइडेंटिटी को बचाना, उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इसके लिए भी कई चीज़ें हमें लाइव या फिर ऑनलाइन ये नज़र नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी कुछ
कंडीशंस होगी, लेकिन उसके बाद बहुत सारे केसेस जो हैं वो लिमिटेड केसेस ही हम दिखा पाएंगे, लेकिन जो भी हम दिखा पाए आई थिंक वी शुड, राइट। तो इससे ये होगा कि लोगों के अंदर जो अवेयरनेस पैदा होगी, एक जो डर रहता है कानून का, आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि भगवान ना करे कि कभी कोर्ट, कभी हॉस्पिटल या फिर कभी पुलिस थाना जाना पड़े। तो ऐसा क्यों, राइट? ये थोड़ी कोई नर्क है, दे आर नॉट हेल। इनफैक्ट ये ऑपरेट इस प्रकार से हो रहे हैं, जैसे कोर्ट्स हैं तो उसमें बहुत डिले हो रहा है, इसलिए लोगों को नफरत है, वरना कोर्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। पुलिस स्टेशन जो है, अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए या फिर आपके ऊपर कोई नेगेटिव या फिर नुकसान ना हो, इसके लिए पुलिस है, लेकिन वहाँ पर कैसा बिहेवियर होता है, ज़्यादातर लोगों का जो अनुभव है वो ऐसा है, इस वजह से लोग वहाँ पर नहीं जाना चाहते। हॉस्पिटल में ऐसा है, अगर इंश्योरेंस और अच्छी फैसिलिटीज सारी चीज़ें अगर होगी तो कोई ऐसा नहीं सोचेगा, मीन्स कोई नहीं चाहेगा कि वो बीमार हो, लेकिन इनकेस बीमार हो जाए तो फिर अगर सरकार, जैसे स्वीडन है और दूसरे देशों में जैसे सारी फैसिलिटीज़ जो हैं हेल्थ की वो सरकार अगर देती है, मुफ्त में आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है टॉप लेवल के, तो फिर ये कहावत नहीं रहेगी। ये कहावतें इसलिए हुई हैं क्योंकि सिस्टम सही नहीं है, तो ये सिस्टम्स को अब बदलने का वक्त आई थिंक आ चुका है। न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो यूनियन बजट के बारे में आज बात करने वाले हैं। लोकसभा और राज्यसभा मोशन ऑफ थैंक्स को डिस्कस करेंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब जो महिला फाइटर जेट्स हैं उनके इंडक्शन को इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट स्कीम बना दिया है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 167 करोड़ को क्रॉस कर गया है, और इंडिया और यूरोप के बीच में, यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में एक सेकंड वर्चुअल मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग कंडक्ट किया जाएगा। सेंटर एक्सटेंड सस्पेंशन ऑफ बायोमेट्रिक अटेंडेंस फॉर एम्प्लॉयज टिल 15 फरवरी। प्राइम मिनिस्टर मोदी और बहरीन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बीच में एक टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुई। IBA के जो सीनियर एडवाइज़र हैं उन्होंने कहा कि बजट जो है वो रूरल इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। क्या क्या है इसके पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि बजट के साथ जुड़े हुए पॉइंट्स जो हैं वो जो हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस है उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, जल्द से जल्द मैं इसको लेकर आऊँगा, लेकिन जल्दी लाने के चक्कर में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, राइट। आप समझ लीजिए कि 6 बजे तक, आज शाम 6 बजे के आसपास आपको ये बजट जो है वो कोशिश करूँगा 6 बजे तक आपको मिल जाए। अगर लेट होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कब तक ये वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन देखिएगा ज़रूर इसको। कल वाला जो वीडियो था तो वो एक लंबा वीडियो था, लेकिन जो सिंसियर लोग हैं लगभग 95% लोगों ने पूरा वीडियो देखा है, तो दैट इटसेल्फ प्रूव्स कि आपको बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को भी मिली होगी, और आपको नई चीज़ें भी मिली होगी, पुरानी चीज़ें रिफ़्रेश हो गई होगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, तभी आपने 95% वो वीडियो देखा है। 95% लोगों ने पूरा वीडियो को देखा है। आंसर जो कल का क्वेश्चन है उसका आंसर है ईयर 1949, 12 फाउंडिंग मेंबर्स। आज का नया प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो रुस्तम जी बायराम जी, तो उनका अभी 29 जनवरी को निधन हुआ है, तो वो किस स्पोर्ट के साथ जुड़े हुए थे। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू सून विथ बजट एनालिसिस। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।